बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के शो में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बात करें, लेकिन आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। प्रोग्राम के मेज़बान जनाब अजमल जामी साहब के जो वालिद मोहतरम हैं वो क़ज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए, जिनकी नमाज़ जनाज़ा लाहौर के इलाके वाबडा टाउन में अदा कर दी गई है। शामी साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर, खुदा गनी की रहमत करें। कैप्टन मोहम्मद इरशाद साहब रिटायर्ड, वो उनका इंतकाल हो गया। 60 साल की उम्र थी और भले चंगे, तनोमंद, सेहतमंद, और दिल में तकलीफ़ हुई आज सुबह और ख़ुद चलकर गाड़ी में बैठे हस्पताल गए। जब हस्पताल पहुँचे तो दिल जो था उसने धड़कना बंद गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अभी उनकी नमाज जनाजा हमने अदा की है। सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे, बहुत बड़ा जनाजा था बेशक, और बड़ी भारी तादाद में जामी साहब के दोस्तों ने और मुकामी दानिश्वरों ने, अखबार नवीसों ने, असातिज़ा ने उनको अलविदा कहा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक दे, सब्र जमील अता फरमाए। शामी साहब, अपने आज के जो टॉपिक्स हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। और नाज़रीन, आज हमने बात करनी है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कहा था कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं और कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, और कश्मीर का मुकदमा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर भी की। तो यही पॉइंट लेकर शामी साहब मैं आपके जानिब बढ़ना चाहूँगा। ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा और कश्मीर का सफ़ीर कह के कश्मीरियों ने पहली मरतबा उन पर एतमाद का इजहार किया है। अब जिम्मेदारी जो है वो काफ़ी भारी हो गई है। देखिए, जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा तो उन्होंने ये भी है कि 2 रेफरेंडम कराऊंगा, बिल्कुल, जिस पर तनकीद की ज़द में जो तनकीद भी उस पर हुई है। और इस इंतखाबी मुहिम में 3 बड़ी जमातें हिस्सा ले रही थी पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और तीनों ने बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो अमेरिका चले गए बीच में, बिल्कुल, फिर उनकी बहन आसिफा जो थी उन्होंने कुछ जलसों से ख़ताब किया, लेकिन बड़े भरपूर जलसे थे। और मोहतरमा मरियम ने जो कैंपेन चलाई, बड़े जलसों से ख़ताब किया और एक बड़ा जोश भर दिया अपने वोटर्स, बिल्कुल। और फिर खान साहब जो हैं उन्होंने भी ख़ताब किया। उनके जो वज़ीर थे गंडापुर साहब और दूसरे लोग, मुराद सईद भी एक्टिव रहे, खासे बड़ी एक्टिव रहे और बड़ी ऐसी उनके बारे में शिकायत भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने उनको वहाँ से निकलने का हुक्म भी दिया, लेकिन उस हुक्म पे अमल नहीं हो सका। और इसी तरीके से फिर पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर जलसे किए। अब ये तो कहा जा रहा था कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन अक्सर मुबस्सरीन ये कह रहे थे कि पीटीआई का पलड़ा भारी है। और हमारे हबीब अकरम साहब भी जो वहाँ बहुत मौजूद रहे, एक जगह गए, उनका भी ये ख्याल था कि पीटीआई लीड करेगी। लेकिन देखिए, पीटीआई ने लीड किया और 25 नशिस्तें हासिल कर ली। यानी अभी जो 45 नशिस्तें जो थी उन पे इंतखाबात हो रहे थे। एक का नतीजा शायद रुका है, और अभी कुछ मखसूस नशिस्तें जो हैं ख्वातीन की हैं, उलमा की हैं, टेक्नोक्रेट्स की हैं, उनका इंतखाब होगा और फिर 53 अरकान की ये असम्बली बन जाएगी। लेकिन बहरहाल 25 अरकान पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं और इसमें जो उन्होंने मज़ीद आगे अरकान चुनने हैं उसमें भी उनका हिस्सा बक़द्र जुस्सा होगा और वो कंफर्टेबल एक मेजॉरिटी उनके पास आ गई है। 31 नशिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी अगर और मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें मिली हैं 6 और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिली हैं 11। इसका और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नशिस्त मिली है 1। और अभी ये मालूम हुआ है कि एक भी उम्मीदवार आज़ाद नहीं जीता, मुंतखब नहीं हो सका। और खातून में से सिर्फ एक उम्मीदवार, एक खातून जीती हैं। और एक जमात इस्लामी के एक साहब, बारी साहब नाम उनका क्या है, नुरुल बारी साहब, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि 6 मरतबा वो हार चुके हैं, इलेक्शन लड़े हैं, 6 मरतबा हारे हैं। और फिर जमात इस्लामी का
ये भी हुआ कि जो उसके अमीर थे साबिक अब्दुल रशीद तोराबी साहब, उन्होंने कोई एडजस्टमेंट कर ली ज़रूरी तौर पर हमारे तनवीर इलियास साहब के सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ। तो जो उनको जमात इस्लामी की जो मरकजी इमारत थी, ये जो आज़ाद कश्मीर की जमात इस्लामी है, इसका कोई तंजीमी ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से नहीं है। ये एक अलग आज़ाद हैसियत रखती है। जिस तरह जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो भी उसका नज़्म वहाँ अलग है। तो वो जमीयतुल उलमा इस्लाम भी जो थी वो भी पीटीआई के करीब आती पाई गई। और यहाँ जो इन्होंने फिर तनवीर साहब से सौदा कर यानी मामला कर लिया, तो फिर जो जमात इस्लामी के वहाँ अमीर हैं उन्होंने कार्रवाई की, उनको अज़ार वजूद का नोटिस भी जारी नहीं किया, उनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। और ये एक सदमा जमात इस्लामी को पहुंचा। ये भी इस इलेक्शन में। और अब्दुल रशीद तराबी जो एक बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी खिदमत है उनकी, यानी उनको पूछ तो लेते बिल्कुल कि भाई आपने ऐसा क्यों किया ज़लई सतह पर, वजह क्या थी? मगर अफसोस ये है कि पूछे बगैर कार्रवाई की गई। तो बहरहाल अब आप एक बात देखें, असल में ये जो तरीक़े इंतखाब है ना हमारा, यानी कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, ये यानी जो वोट ज़्यादा ले जाता है वो कामयाब हो जाता है। ठीक है। इसमें मजमूई तौर पर जो वोट मिलते हैं, यानी पीटीआई को वोट मिले हैं कम बेश 32.5%। ठीक है। 6,13,590 वोट मिले हैं और उनको सीटें मिल गई 25। टोटल जो शरह रही है ना पोलिंग की, यानी एलिजिबल वोटर्स की 62% लोगों ने वोट दिया है। पाकिस्तान से जो पोलिंग की शरह है वो ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, पीएमएलएन के साथ देखिए क्या हुआ, उसको 25.65% वोट मिले हैं। 25.65%। अच्छा, यानी जो जलसे बड़े बड़े हुए, तो इसका मतलब है कि उनकी हैसियत तो पार्टी की बहुत बड़ी तरीके से मौजूद है। 25% या 26% वोट लेकर निशिस्तें मिली हैं 6। कुछ स्ट्रेटेजी में मसला रह गया, क्योंकि आपकी सपोर्ट अगर फैल जाए पूरे खित्ते में, तो आपकी यानी सीटें ज्यादा हो सकती हैं, वोट कम लेकर भी, ठीक, और वोट ज्यादा लेकर भी सीटें कम हो सकती। तो पीपल्स पार्टी बहुत कम जो पीपल्स पार्टी ने 18% वोट लिए हैं। ठीक। उसके वोट है 3,49,895। मुस्लिम लीग नून के हैं 4,91,091 और सीटें 6 और सीटें मिल गई हैं मुस्लिम लीग नून को 6, पीपल्स पार्टी को 11। कम वोट और ज्यादा सीटें। और इसी तरीके से आप देखें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने 8.4% वोट लिए हैं, 1,53,861। ठीक है। सीट मिली एक। तो आजाद उम्मीदवार जो है उन्होंने लिए हैं वोट 7% के लगभग। अच्छा। 6.95%। अच्छा। 1,33,136। एक भी आजाद उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। ये भी बड़ा कमाल हुआ। ठीक है शामिर साहब, ये मसला क्या है? यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी और जो स्ट्रैटेजी थी सोशल मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन, वो अच्छी थी और हल्का बंदियों का इंतखाब अच्छा था। उम्मीद बात ये है, अदकात ये होता है कि आप एक हल्के से जीते, आपको वोट ज्यादा मिल गए, मार्जिन ज्यादा है आपका, और आपके वोट ज्यादा हो गए, लेकिन एक तो आपकी हमायत तो फैल गई, मगर आपने अगर हर हल्के से 10,000 वोट ले लिए, ठीक है, और 11,000 वोट लेने वाला जीत गया। बिल्कुल। आप ये एक जो हमारा तरीके इंतखाब है पार्लिमानी, जो बरतानिया से हमें मिला है वर्षे में, और इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, और बरतानिया में भी वही है। बिल्कुल। और कनाडा में भी वही है, न्यूजीलैंड में भी वही है। वहां नशिस्तें और वोट वो मुतनासिब नहीं रहते। तो अब ज्यादा वोट लेकर मुस्लिम लीग नून कम सीटें हासिल कर सकी है, और पीटीआई ने 32% से कुछ ज्यादा वोट लिए हैं और उसकी मेजॉरिटी कंफर्टेबल हो गई। बिल्कुल। अब आप देखें,
मैंने मैंने फिगर्स निकाले कि ये इलेक्शन जो थे इसमें 724 उम्मीदवार थे। अच्छा, यानी टोटल। हाँ जी, 724 उम्मीदवार। और 33 सीटें जो थीं उनपे तो 589 उम्मीदवार थे। ठीक। और जो मुहाजिरों की 12 सीटें हैं, यानी एक 12 सीटें ऐसी हैं जो जम्मू की और वादी कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनकी नशिस्तें हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो मुहाजिर पूरे मुल्क में, पहले वो पाकिस्तान में, बिल्कुल, अब वो कहीं कितने कहीं कितने, बिल्कुल। अब उनमें 145 उम्मीदवार थे 12 नशिस्तों के लिए। अच्छा, और वहां ये हुआ है कि अक्सर नशिस्तें आप देखिए कहीं 2000 वोट लेके कोई कामयाब हो गया, कहीं 3000 वोट लेके 50 के मार्जिन वोट ही कम पड़े उसमें, इसलिए कि फैला हुआ हल्का होता है ना। तो ये भी एक 12 नशिस्तें अलग है। और इस तरह से आप देखें मुस्लिम लीग नून जो है, बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने फिगर्स निकाली तो पाकिस्तानी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 2013 में 32.70% वोट लिए थे। अच्छा। और इसकी सीटें थी 166। ठीक। और पीटीआई ने 16.92% वोट लिए थे 2013 में। और नशिस्तें थी 35। 2018 में पीटीआई ने लिए हैं 31.82%। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में 31.82%। ठीक है। और नशिस्तें आई हैं उसको 149। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून के वोट पाकिस्तान में भी 24.35% थे। ठीक। और नशिस्तें आई 82। हाँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 31% वोट लेगा, 32%, ठीक है, जो पार्टी वो पार्टी लीड करेगी। ठीक। वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल। पैटर्न ये है, क्योंकि एक हल्के से मसलन आप देखिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं, वोट पड़े 100, तो जिसके पास 25 आए, एक के पास 25 आ गए, ठीक है, एक के पास 10 आए, एक के पास 9 आए, एक के पास 20 आए, एक के पास 21 आए, तो 25 वाला कामयाब हो गया। और 75 उसके मुकाबले के वो नाकाम हो गए। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो तो धांधली का शोर मचा रही है। ठीक है। और पीटीआई जो है वो अपनी बहुत नारे लगा रही है, बढ़के लगा रही है, जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी भी कुछ बुड़बड़ा रही है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की आदत उनके पास आ गई। असल बात यह है कि जो वोट मिले हैं मुस्लिम लीग नून को वो 25% से ज्यादा है। मरियम को क्रेडिट जाता है, जो कैंपेन चलाई, क्रेडिट चला गया ना। हाँ जी, कैंपेन चलाई, आपके जलसे बड़े बड़े हुए, तो वोटर तो आए ना उसमें। बिल्कुल। 25% वोट तो आपको मिल गए। अब नशिस्तें आपको कम मिली। बिल्कुल। और पीटीआई के 31% वोट है, 32% वोट, उसने जनाब नशिस्तें ज्यादा ले ली। और सबसे पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी रही, वोट कम है, सीटें ज्यादा। ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी हौसला नहीं हारना चाहिए। मरीम साहब ने कहा कि मैं हौसला नहीं हार रही, ठीक है ना। अच्छा लड़ा, अच्छा मुकाबला किया, यानी उनको वोट पड़ा है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती, जैसे कई मुल्कों में है, या तुर्की में भी है, कि अगर आपको जितने तनासिब से वोट मिलेंगे, जर्मनी में भी है, उतनी नशिस्तें मिल जाएंगी। ठीक। तो आज मुस्लिम लीग नून को 25% नशिस्तें मिल चुकी। तो ऑपोजिशन में आती मुस्लिम लीग नून 25% नशिस्तें उसके पास होती ना। बिल्कुल। 45 में से 25% कितनी हुई? तकरीबन 11 सीटें। 11 सीटें। और इसी तरह पीटीआई के पास होती 32%, यानी 1/3। हाँ जी, 15 सीटें। 15 सीटें। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास होती 18%। ठीक है। तो 18 कितनी होती? तो मतलब यह है कि फिर एक कोलिशन बन जाती पीटीआई के खिलाफ। हाँ। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं है, ये इसराइल में मुतनासिब नुमाइंदगी है, वहां जितनी पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो उतनी नशिस्तें उसको मिल जाती है। तो 13-14 पार्टियां जो हैं पहुंच जाती हैं पार्लियामेंट, और एक वोट से बाद औक़ात हुकूमत कायम होती है। ठीक है।
और किसी के पास 2 सीटें, किसी के पास 3 सीटें, किसी के पास 4 सीटें। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है इंतखाब का, उसमें वोटों का और सीटों का तनासुब नहीं है आपस। ठीक है शामिर साहब, जलसे की बात की, मरीम नवाज साहिबा को क्राउड पुलर कहा जा रहा है, बड़ी उन्होंने क्राउड को बड़ी तादाद में बाहर निकाला। एक तो जलसे की सियासत, निज़ाम में हमारा जो सियासी निज़ाम इंतखाबी अमल है उस पर भी आपने बात की, तब्दीली की ज़रूरत। तो क्या जलसे जुलूस में लोग आ जाते हैं लेकिन जो सीट्स जीत रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होती जमातें? तो इमरान खान साहब का जलसा आपको याद होगा, लाहौर में जलसे में बड़ी तादाद में जो है वो अवाम बाहर निकली, और उसके बाद 2018 में जाके कई साल लगे हुकूमत में आने में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है, जिस तरीके से क्राउड को बाहर निकाला मरीम साहिबा ने, आने वाले टाइम में इनके लिए बड़ा ये पॉजिटिव रहेगा। उनकी जो पार्टी है वो तो ऑर्गेनाइज हो गई, उसके हक में एक सेंटीमेंट भी मौजूद है। दूसरी बड़ी जमात हो गई ना, ठीक है, यानी वहां चल, और एक क्राउड पुलर भी हो गई, मरियम का एक डंका भी बच गया। लेकिन मसला ये हुआ कि वो वोट जो हैं, आपके वोट तो मौजूद थे, लेकिन फैले हुए थे। जिनके वोट हलकों में मुश्तमे हैं वो आगे बढ़ गए, वो सीट ले गए। अब अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनका इत्तेहाद हो जाता तो इनके 32% वोट हो जाते, बिल्कुल, तो नशिस्तें बढ़ जाती। तो अब ये असल बात ये है कि ये हमारा तरीके इंतखाब ऐसा ही है, और इसमें इसी तरीके से, मगर एक मुस्लिम लीग नून की अपनी हैसियत मौजूद है, एक बात। लेकिन दूसरी बात एक बार कि जो कैंपेन चलाई गई वो तो सारी ये थी कि एक दूसरे को आप इल्जाम देते रहे, बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत वहां ले गए, बिल्कुल, और कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसकी उस तरह से बात ही नहीं हुई। जो मकबूजा कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है उस पर इतना जोर ही नहीं दिया गया, तो एक दूसरे को ही मोदी का यार बनाते रहे, गालम गलोच तक बात चलेगी। ये जो और बड़ी गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की गई, ये एक लम्हा फिक्रिया है, और ये इन जमातों को सोचना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। ठीक है, आखिर हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, और आज जब जीते हैं हमारी फरदौस आशिक अवान साहब, मोदी के यारों को शिकस्त हो गई, गद्दारों को शिकस्त हो गई। और भाई एक मुल्क के रहने वाले हैं, इसको इतना ना फाड़ें, इतना ना तकसीम करें, इकट्ठे रह दें और अपने लहजे बदले। हमारी नौजवान नस्ल जो है उसने आप ही लोगों से सीखना है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से डिटेल से जो है वो गुफ्तगू हो गई है। लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरीके से गालम गलोच की जाती है, शामी साहब भी कह रहे हैं, एक और लम्हा फिक्रिया है। शामी साहब, लम्हा फिक्री तो बहुत है, बहुत लम्हाते फिक्रिया है, बिल्कुल, उनको फिक्र करने को तैयार नहीं है। फिक्र करनी होगी हमें, मगर फिक्र करनी होगी, और अब जो हुकूमत है, जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनेगी, बिल्कुल, वोट पड़ा है तो वोट ट्रांसलेट नहीं हुआ सीटों में, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वोट नहीं है। वोट है और सपोर्ट भी है, और फिक्र करनी है। और भी बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसकी हमें फिक्र करनी है, जिनमें से एक शामी साहब कोरोना भी है, और उसके केसेस भी है। भाई पहले कश्मीर को आजाद कराना है जी, मिलकर कराना है, बिल्कुल, एक दूसरे को गालियां देकर नहीं कराना, इकट्ठे होकर कराना, इकट्ठे होना है। यही मैसेज है आज का कि हमें इकट्ठे होना है। हम सब पाकिस्तान के हैं, और हर किसी ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम सब पाकिस्तानी, हमें मिल बैठकर हमें एक साथ रहना है। बहरहाल, और हमें कोरोना को भी हराना है शामी साहब, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ। तो अब उन्होंने कहा है कि घर घर जाएंगे, कैंपेन होगी, वैक्सीन लगाएंगे, कोरोना की वैक्सीन। क्या स्ट्रेटजी है, क्या इस हवाले से प्लान बनाया है पंजाब हुकूमत ने? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये अब आपने फरमाया है कि घर घर टीमें जाएंगी और वैक्सीन लगाएंगी, ये सिर्फ लाहौर में होगा या पूरे पंजाब में होगा? जी, इस वक्त असल में शामी साहब, जो हमने प्लान बनाया और जो उनको NCOC ने कहा था, उसके मुताबिक ये है कि वो 5 बड़े शहर जिसके अंदर इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है और जो बड़ी पॉपुलेशन वाले हैं, जैसे आपको पता है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं वो जो सामने आते हैं वो लाहौर में सबसे ज़्यादा होते हैं, और लाहौर के बाद फिर आपको पता है रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, इन इलाक़ों के अंदर हमारे केसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जो हदफ हमें दिया गया वो ये है कि कम से कम 18 साल से ज़्यादा उम्र के
40% आबादी जो है उसको हम ये क्या कहते हैं, इनको सबको वैक्सीन हम लगा दें। उसके ऊपर इंशाल्लाह आज से हमने ये काम शुरू कर दिया है। उसकी बाकायदा जिस तरीके से हम वैक्सीन देते हैं पोलियो की, या जिस तरीके से हम मीज़ल्स की वैक्सीन, उस पर उसी बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। महल्ले महल्ले कैंप्स लग रहे हैं, हर यूसी को सिलेक्ट करके, जैसे आज यूसी 94 में हमने शुरू किया लाहौर के अंदर, वहाँ 10 जगह के ऊपर कैंप्स लगाए। मोबिलाइजर्स, सोशल मोबिलाइजर्स को घर घर भेज के, लोगों को बुला के, उनको बाकायदा कन्विंस करके उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। जो अगर कोई लोग माजूर हैं, पहुँच नहीं सकते, तो उनको घर पे जाके उनको लगा रहे हैं। मुश्किल है किसी के लिए चलना, तो घर पे जाके लगा रहे हैं। पूरी कोशिश इसकी की जा रही है कि अगर हम 40% अपनी आबादी जो है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, अगर उनको हम इंशाल्लाह वैक्सीनेट कर ले इन 5 बड़े शहरों में, जिसके अंदर लाहौर है, गुजरांवाला है, इसके अंदर रावलपिंडी है, और इसके अलावा मुल्तान और फैसलाबाद, तो उम्मीद है कि बहुत हद तक, क्योंकि गुंजान आबादी के शहर है, बहुत हद तक हम कम से कम वबा जो है उसमें कुछ ठहराव ले आएंगे। और वो इतना ठहराव होना चाहिए कि हमारे अस्पताल जो हैं ये कोरोना के मरीज़ों की बोझ बर्दाश्त कर सके। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोगों का रिस्पांस है वो हौसला अफजा है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उन कैंपों की तरफ रुख किया है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह कि देखें, कई दफ़ा लोग काम की मजबूरी की वजह से वक्त नहीं मिलता था, लोगों के लिए निकलना मुश्किल था। जैसे मैंने वहाँ शादमान के अंदर एक कैंप की जब विज़िट किया, तो वो एक बच्चा मज़दूर किसी घर काम करता था, वो कह रहा था जी मेरे लिए घर से निकल के जाना और जाके वैक्सीन लगवाना बड़ा ही मुश्किल था, पर क्योंकि अब आप मेरे घर के सामने ही कैंप लग गया, तो मेरे लिए आसान था कि मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के, क्योंकि अगर आप एक्सपो सेंटर भी जाएंगे, जो बड़े हमारे मेन सेंटर्स हैं, तो वक्त तो लगना था, तो लोगों के पास कई दफ़ा इतना शायद टाइम ही नहीं होता था अपने काम से कि वो निकल के। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स है। जी जी। अब उम्रे पे जाएंगे, अब ये सऊदी हुकूमत कह रही है कि आप जो फाइजर लगाएं या आप मॉडर्ना लगाएं, तो ये जो वैक्सीन, जो चाइनीज़ वैक्सीन जो लोग लगा चुके हैं, उनको दोबारा वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं जी, अभी तक तो हमारे पास किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं एनसीओसी की तरफ से नहीं आई। अभी तक तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर एक किस्म की वैक्सीन लग गई है तो मज़ीद किसी दूसरी किस्म की वैक्सीन ना लगवाएं तो बहुत बेहतर है। अब इस वक्त आपको पता है कि जिन लोगों ने बाहर जाना था उनको बहुत हद तक हमने अकोमोडेट किया, जिसके अंदर एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर, और ये सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर हमने प्रोवाइड की। और चीनी वैक्सीन के बाद ये वैक्सीन लगाई गई? नहीं जी, अभी चीनी वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी ने कोई गलत बयानी करके लगवा ली वो अलहदा बात है, लेकिन मकसद ये है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तीसरी डोज किसी और वैक्सीन की लगा दें। अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई। फ्यूचर में कोई इंस्ट्रक्शन आ गई तो फिर उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि जो जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली हुई है, कथा कलामी की माजरत, और उसने बाहर जाना है, पहली चीनी वैक्सीन उसको लग चुकी है, तो क्या वो दूसरी फाइजर या मॉडर्ना लगवा सकता है? नहीं, अभी तक तो जो हमें एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने कहा है और जो इन्फॉर्मेशन हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, उन्होंने कहा नहीं, आप ये 2 किस्म की वैक्सीन्स मिला नहीं सकते एक दूसरे के अंदर। उनका ये ना हो कि खुदा न खास्ता को नुकसान हो, तो बेहतर ये है कि अभी तो जो पहली वैक्सीन अगर साइनोफार्म की लगी है तो दूसरी भी लग जानी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आइंदा के लिए, देखें, ये सबसे बड़ी बात समझने की तो ये है कि ये एक बिल्कुल नई बीमारी है और इसके बारे में आप रोज़ाना सीखते हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि इतनी जल्दी इसकी वैक्सीन बन गई। इसकी वैक्सीन का कितनी देर असर रहेगा, क्या हमें बार बार लगानी पड़ेगी हर 6 महीने के बाद, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा। और जैसे जैसे हम कहते हैं ना, हमारा लर्निंग कर्व जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। अभी भी देख रहे हैं हम कि फर्टिलिटी रेट, यानी जो लोग खुदा न खास्ता इंतकाल करते हैं, उनका रेट इसलिए बहुत कम हो गया है कि हमने मैनेज करना मरीज़ों को बेहतर तरीके से सीख लिया है। इसी तरीके से आप वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारी एक लर्निंग कर्व होगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग तो हम
हर वो अगर साइनोफार्म पहली वैक्सीन लगी है तो दूसरी भी साइनोफार्म लगेगी, अगर साइनोवैक लगी है तो दूसरी भी लगेगी। लेकिन आइंदा अगर कोई प्रोग्राम में तब्दीली आई तो जिस तरह हमेशा हम अनाउंस करते हैं, बाकायदा इसका अनाउंस करेंगे और अनाउंस करके कई लोग ऐसे हैं ताकि लोग इससे मुस्तफीद जो हमें बार बार फ़ोन करते हैं। उनमें एक ख़याम कैसर साहब भी हैं, वो PSO रहे चीफ मिनिस्टर साहब के पुराने। वो कहते जी मेरी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली, खुदा के लिए मेरा कुछ बताइए, मैं क्या करूं। अब ये कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं एंटीबॉडीज नहीं बन रही हमारी, हम क्या करें? मसला ये कि जी एंटीबॉडीज़ बिल्कुल सही आपने फरमाया कि लोग अपनी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट, मैंने तो खैर अपने आप को वैक्सीन लगवाई और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भी नहीं करवाया। वजह ये है कि आपको जब एक वैक्सीन लग जाती है तो आपकी जो कुव्वत मदाफियत है उसके लिए पहचानना कि ये एक वायरस है वो बड़ा ज़रूरी है। वो पहला स्टेप जो है वो बहुत हद तक मुकम्मल हुआ होता है कि दिस इज़ अ फॉरेन एंटीजन, और आइंदा अगर आपके जिस्म के अंदर एंटर करेगा तो आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो पहचानती हैं फॉरेन एंटीजन्स को, वो पहचान लेंगी ज़रूर, क्योंकि आपने बहुत हद तक उनको सेंसिटाइज कर दिया। एंटीबॉडीज़ के ठीक है डॉक्टर साहब अभी हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, शामिल साहब एक ब्रेक के जाने बढ़ना है और मजीद कुछ सवाल आते हैं उस ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के सामने रखना। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोरोना वबा के हवाले से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ही हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इंतज़ार फरमाने के लिए। डॉक्टर साहब एक और डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बातचीत की जा रही है और हर कोई खौफजदा भी है क्योंकि उसने भारत में बड़ी तबाही मचाई। इसका जो फैलाव है वो बहुत तेज़ है, लेकिन ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इससे अमवात की जो शरह है वो भारत में बद इंतज़ामी की वजह से ज़्यादा हुई। इसकी जो फैलाव है उसके हवाले से और हमें मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और कितना फैल चुका है, क्या इसके हवाले से मालूमात हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जहाँ तक डेल्टा वेरिएंट का ताल्लुक है वो सही बात है कि इन्फेक्टिविटी रेट उसका बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त हमने पिछले दिनों के अंदर कुछ 256 केसेस जो थे उनको बाकायदा जीन सीक्वेंसिंग की तो उसके अंदर 70% जो हैं वो डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट निकले। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। यानी फ़र्क इतना है कि जो वुहान वैरायटी थी, अगर एक कमरे में 10 बंदे बैठे हुए हैं तो 2 को लगनी थी, और जो ब्रिटिश वेरिएंट था वो 6 को लगना था। ये ऑन द अदर हैंड इसके चांसेस हैं कि ये 8 से 9 बंदों को लग जाएगा अगर एहतियात ना की जाए। तभी बार बार कह रहे हैं कि एक तो मास्क ज़रूर पहने। जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन हैं उसके बारे में जो कुछ अभी पेपर्स आ रहे हैं सामने, उसमें ये है कि वो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है जो हमने वैक्सीन लगाई है। लेकिन एहतियाती तदाबीरों के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात जिसका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हिफाजती तदाबीरें जो है उतनी ही अहम है जितना हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। मास्क पहनने से ही बहुत हद तक आप डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर 2 बंदे मास्क पहन के बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हों तो चांसेस 70 to 80% इसमें सेविंग रेस है, यानी वो बच सकते हैं इस मूजी मर्ज से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट आ गया है, फैलाव उसका बहुत तेज़ हो सकता है, जो उसका इलाज मुआवजा है वो उसी तरीके से है, उसके जो सिम्टम्स हैं उनमें जो थोड़ी बहुत तब्दीली आई है उसके बारे में हम ऑलरेडी उसके बारे में सारी डिटेल्स जो हैं उस पर काम कर चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार फरमाया और आपने जो सारी मालूमात थी, जो सारे सवाल थे जो आवाम के इस हवाले से पूछना जा रहे थे, वो तमाम सवाल का जो जवाब उम्मीद करते हैं मिल चुका है। शामिल साहब अगला टॉपिक एक अच्छी खबर है और 25 साल बाद जनूबी वज़ीरिस्तान में जो सियासी सरगर्मी हैं वो बहाल हो चुकी हैं, जिसमें बिल्कुल क्रेडिट जाता है पाक फ़ौज को, जितने हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें क्रेडिट जाता है। हाँ, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है और इंतज़ाम भी हो चुका है फाटा का। अब यानी वो जो बैरियर था वो भी टूट चुका है। अब फाटा के लोग जो हैं वो हिस्सा हैं खैबर पख्तूनख्वा का, और उन असम्बली में उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और इस तरह से कौमी सतह पर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े तवील अरसे के बाद वहाँ पहुँचे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बड़ा भरपूर जलसा किया है और बड़ी भरपूर अपनी उनकी प्रेजेंस जो थी उसका एहसास दिलाया है। तो ये मेरा ख्याल हमारे वो असलम अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं, को मंजर दिखाएं उसका। बिल्कुल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुँचे हैं वहाँ, तो ये इतना बड़ा जलसा जो है
ये बहुत अरसे के बाद हुआ और मौलाना बड़े अरसे के बाद वहाँ गए हैं। जी शामी साहब, ये मौलाना साहब की 25 साल बाद एंट्री हुई है। उससे पहले तो पॉलिटिकल एजेंट जो है उनको रोकते रहे हैं और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन शुरू हो गया तो उससे सियासी एक्टिविटीज जो है वहाँ पर बंद हो गई, इसलिए मुल्कीर जमातें जो थी उनको वहाँ दाखिले की पाबंदी थी, तो इसलिए ये तवील अरसे बाद मौलाना साहब की एंट्री थी। लेकिन JUI वो वाहिद जमात है जिसका कबायली इलाकों में एक नेटवर्क मौजूद है, तंजीम भी मौजूद है और ग्रास रूट लेवल तक मौजूद है। बाकी इस मुल्क की कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका वहाँ पर तंजीम हो या कोई नेटवर्क मौजूद हो। तो ये क्रेडिट बहरहाल मौलाना को जाते हैं और मौलाना ने जो ये जलसा किया है, PTI का भी दावा है कि हम भी मौजूद हैं। जी हाँ, मौलाना साहब ने ये जो जलसा किया है ये बड़ा तारीखी जलसा था। इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है, पाक फौज की कोशिशों से वहाँ जिंदगी जो है वो दोबारा बहाल हुई है, वहाँ डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी। अब हम बड़े तवील अरसे बाद हम भी वहाँ गए हैं तो सड़कें, मार्केटें, स्टेडियम, बहुत बड़ा सिस्टम, यानी आपकी जो जिना सुपर मार्केट है इस लेवल की मार्केटें वहाँ पर पाक फौज ने बनाई हैं और सिक्योरिटी के बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। हमने जलसे के इंतजाम को भी देखा है। तो मौलाना साहब का ये जलसा जो है ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि ये जमशुदा अजला के जो लोग हैं इनके अंदर एक किस्म का एहसास महरूमी और एक किस्म की जुदाई का एक एहसास पाया जाता है। तो मेन स्ट्रीम की जो जमातें हैं, मैं चाहता हूं कि नून लीग भी जहाँ जाए जलसा करे, पीपल्स पार्टी भी जहाँ जलसा करे, तो इनको मरकजी धारे में, कौमी धारे में इनको लाया जाए ताकि वहां पर जो मरकज गुरेज तंजीमें हैं वो बड़ी तेजी से जड़ें पकड़ रही हैं। अवान साहब तो खुद बहुत देखे ना, जब सूबाई असम्बली के लिए भी उन्होंने वोट देना है, उनके उम्मीदवार खड़े होने हैं, कौमी असम्बली के लिए भी उन्होंने वोट देना है, तो कौमी धारे में तो वो शरीक हो ही जाएंगे। हाँ ठीक है, वो तो एक टेक्निकल चीज है और वो एक इंतजामी अमल है ना। असल चीज है ज़हनी रुझानात। वहाँ पर बड़ी तेजी के साथ मरकज गुरेज तहरीकें जो है पनप रही हैं, नेशनलिस्ट कौम परस्त तहरीकें जो है वहाँ पर पनप रही हैं और एक एंटी बयानिया जो है वहाँ पर बड़ी तेजी से उभर रहा था जिसको मौलाना फजल रहमान ने जाकर काउंटर किया है। तो मौलाना फजल रहमान ने क्या पैगाम दिया वहाँ? मौलाना साहब की तकरीर जो थी उसके 3 बुनियादी रकात थे। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया है कि पाकिस्तान की जो 72 साल की 73 साल की रिवायती कश्मीर पॉलिसी है, मौलाना साहब को ये खदशा है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इससे पस्ता हो रही है। ठीक। और लोगों का कैसा लोगों का कैसा इस पे जो था बर्ताव था? लोग कितना खुश दिखाई दिए जब ये जलसा हुआ? कितनी बड़ी तादाद? हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन किस हद तक वो खुश दिखाई दिए इस जलसे से? लोगों की पार्टिसिपेशन से थी वो बड़ी जज्बाती थी और ये बड़े तवील से बाद इस किस्म की एक्टिविटीज थी, बड़ा भरपूर एक किस्म का मेले का समा था, लोग बड़े खुश थे इससे। एक उसके साथ मौलाना ने भी कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद की और क्या कहा? यानी वहाँ के लिए क्या पैगाम है लोगों के लिए? मौलाना साहब एक कश्मीर पॉलिसी पर उसने गुफ्तगू की, दूसरा उसने ये जो नेशनलिस्ट तहरीकें वहाँ पर उठ रही हैं उसमें खासतौर पर सेकुलर तहरीकें, उसने कहा कि पठान जो है ये हमेशा मजहब के साथ जुड़ा रहा है और ऐसी तहरीकें जहाँ पर जन्म ले रही हैं जो पठानों की नौजवान नस्ल है उनको मजहब से दूर कर रही हैं और गवर्नमेंट को इस बात का एहसास करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का जो बुनियादी नजरिया है उसी के साथ जुड़े रहें। दूसरा उसने अफगानिस्तान के हवाले से इशारा पर बात की है। उन्होंने अमारात इस्लामी या तालिबान की हिमायत में तो कोई गुफ्तगू नहीं की, अमेरिका को की उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन उनके यकीनन अपने कोई सोच भी होगी, अपने ख्यालात भी होगी, लेकिन मौलाना ने गुरेज किया है तालिबान के हवाले से या अमारात इस्लामी के हवाले से या उनकी कामयाबी के हवाले से किसी के कमेंट करने। ठीक है, साफी असलम अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो सियासी एक्टिविटी हुई यहाँ पे? अच्छी बात है, अगर PTI भी वहाँ वजूद रखती है और ये तो PTI को भी अब वहाँ जाना चाहिए और इसी तरीके से दूसरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है। देखिए तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, उन लोगों को वो जुड़ेंगे और फिर वहाँ जो उनके लिए खसूसी तौर पर पैकेज है और NFC अवार्ड में जो उनको हिस्सा देना है वो भी देना चाहिए और बाकी सूबों को कुर्बानी करनी चाहिए, अपने हिस्से में से कुछ उनके लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तो अभी तक सारे सूबे जो हैं वो इस पर वो उस इशार पर आमादा नहीं हुए। तो अब यानी हुकूमत, वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है उन पर भी लाजिम है और अपोजिशन पर भी लाजिम है कि वो इसका एहसास करें। ये किसी एक पार्टी का मामला तो है नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तानी रियासत का मामला है। बिल्कुल, पूरी पाकिस्तानी रियासत का मामला है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र से आज के लिए इतनी ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।